तो इस कोर्स में 10 चैप्टर्स हैं और इसमें हम देखेंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस के पे ऑफ, ग्रीक्स जैसे कि गामा, डेल्टा, वेगा, ऑप्शन की चेन को एनालाइज करना हम लोग सीखेंगे। हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज देखेंगे ऑप्शंस में जो होती हैं, जैसे कि स्ट्रैंगल, स्ट्रेडल, प्लस ऑप्शंस में आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में। तो क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाला है, हर चीज़ हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप लोगों के पास एक डीमैट अकाउंट हो। तो जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रोडक्ट whose value is derived from value of some other asset known as underlying। इसका मतलब डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, या आप कह सकते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी वैल्यू किसी और एसेट से डिराइव करता है, और उस एसेट को हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। अब अंडरलाइंग एसेट से वैल्यू इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को मिलती है, यानी कि अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू ऊपर जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है, और अगर अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कम होती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी जो है वो कम होती है। अब ये एसेट जो अंडरलाइंग एसेट है वो किस प्रकार की हो सकती है, इसकी क्या टाइप्स हैं ये हम देखेंगे। ये मेटल्स हो सकते हैं, यानी ये अंडरलाइंग एसेट मेटल हो सकती है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ये कोई एनर्जी सोर्स हो सकती है जैसे कि ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी। ये कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटी हो सकती है जैसे कि वीट, शुगर, कॉफ़ी। ये कोई फाइनेंशियल एसेट भी हो सकती है। पहले तो डेरिवेटिव खुद फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की अंडरलाइंग एसेट भी एक फाइनेंशियल एसेट हो सकती है जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज, करेंसीज। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स में भी मैप्ड बैक टू सेवरल सेंचुरीज, यानी कि डेरिवेटिव जो है वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, ये काफ़ी सेंचुरीज से ट्रेड हो रहा है। एक सेंचुरी 100 साल की होती है। अब जो हम डेरिवेटिव्स देखते हैं जिनमें ट्रेड करते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू, वो मॉडर्न डेरिवेटिव्स हैं। वो इवॉल्व होते होते टाइम के साथ इस फॉर्म में आज अवेलेबल हैं, पर हमको एवोल्यूशन समझना होगा डेरिवेटिव्स का। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ हिस्ट्री है। इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि हम लोग आज डेरिवेटिव्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशन के लिए। पर हिस्ट्री भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। 12th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेड फेज में पहले हमने देखा कि डेरिवेटिव ट्रेड होने लगे। ट्रेड फेज क्या होते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे से बिजनेस करने के लिए मिलते हैं और सेलर अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, बायर्स वहाँ पे ख़रीदते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि सेलर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो गुड्स अभी उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए उनकी भी डिलीवरी प्रॉमिस कर रहे थे, यानी फ्यूचर डेट की डिलीवरी प्रॉमिस कर रहे थे गुड्स की। अब दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी थिंकिंग क्या है, जो सेलर है वो ये सोच रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो गुड मैं बेचता हूँ, जो भी प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ, उसका प्राइस जो है वो कम हो सकता है। तो वो चाहता है कि एडवांस में ही वो उसको सेल कर दे। और बायर इसका ठीक उल्टा सोचता है, वो ये सोचता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो गुड है, ये जो प्रोडक्ट है, ये महंगा हो जाए, तो वो चाहता है कि मैं इसकी एडवांस में ही बुकिंग कर लूँ। तो ऐसे में दो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं
एक प्रॉमिस करता है कि वो ये गुड को इस डेट को डिलीवर कर देगा, और बायर भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि इस डेट को वो उस गुड की जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसकी डिलीवरी लेगा और उसकी पेमेंट करेगा। तो ये एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखा गया कि यूरोपियन ट्रेड फेज में 12th सेंचुरी में ये ट्रेडिंग, इस इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग जो थी वो स्टार्ट हो गई। फिर 13th सेंचुरी में कुछ मोनेस्ट्रीज थी जहाँ पे पुजारी रहते हैं, मंक्स रहते हैं, वो लोग वूल प्रोड्यूस करते थे और वो वूल को 20 ईयर्स एडवांस में बेच देते थे। यानी 20 साल बाद जो वूल प्रोड्यूस होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट वो लोग एडवांस में साइन कर देते थे। यानी ए और बी अग्री कर लेते थे 20 ईयर्स पहले ही कि 20 ईयर्स बाद जो वूल प्रोड्यूस होगा एक इंसान उसकी डिलीवरी करेगा, ए डिलीवरी करेगा और बी उसकी डिलीवरी लेगा। जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसकी वैल्यू उस अंडरलाइंग एसेट से बंध जाएगी, क्योंकि उसी अंडरलाइंग एसेट की डिलीवरी होनी है और एक ने उसी की डिलीवरी लेनी है। तो अंडरलाइंग एसेट अगर वूल है तो अगर वूल का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो उसका इम्पैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पे भी होगा जो ए और बी ने साइन किया है। क्यों होगा इसको भी समझ लेते हैं। ए कह रहा है कि ठीक है, मैं आपको 20 साल बाद इस डेट को ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का वूल सप्लाई कर दूंगा। वूल की क्वालिटी भी बताएगा और क्वांटिटी भी बताएगा कि इस डेट को आपको डिलीवर हो जाएगा। बी अग्री करता है, बी कहता है ठीक है, अगर आप मेरे को इस डेट को वूल डिलीवर करोगे, ये दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके बदले इतनी पेमेंट करूँगा। तो प्राइस फिक्स हो गया, क्वांटिटी फिक्स हो गई, क्वालिटी फिक्स हो गई। अब अगर वूल का प्राइस बढ़ जाता है तो भी ए को इसी फिक्स प्राइस पे बी को वूल डिलीवर करना पड़ेगा, और अगर प्राइस कम हो जाता है इस ड्यूरेशन में, 20 साल की ड्यूरेशन में, तो भी बी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी डिलीवरी, जो भी प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उस प्राइस पे, और क्वांटिटी जो मेंशन है वो क्वांटिटी बी को लेनी पड़ेगी। तो ये क्योंकि ये दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, तो ये भी एक तरह का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। हम देख रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो वूल पे डिपेंड कर रही है, वूल के साथ बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो एक पेपर है, उसकी खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो ये भी एक डेरिवेटिव हमने देखा कि 13th सेंचुरी में ट्रेड होने लगा। 1634-37 ट्यूलिप मेनिया इन हॉलैंड। Fortunes were lost after a speculative boom in tulip futures burst. 1634-37 में हॉलैंड में लोगों पे ट्यूलिप मेनिया सवार हो गया। ट्यूलिप एक तरह का फूल होता है, फ्लावर होता है। लोग इसको लेके काफ़ी एक्साइटेड हो गए, लोगों को लगा ये बहुत वैल्यूएबल है। लोगों ने इसको होल्ड करना चालू कर दिया। होल्ड करने का मतलब लोगों ने अपनी एसेट्स वगैरह बेच दी, उसको ट्यूलिप में इन्वेस्ट कर दिया, और उनको लगा ये ट्यूलिप के प्राइसेस फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे और वो लोग बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। तो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इन फूलों को लेके। इन फूलों में एक पैटर्न होता था जो कि एक वायरस की वजह से, एक्चुअली एक डिजीज़ थी फूलों की, जिसकी वजह से इसमें कुछ पैटर्न्स बनने लगे। लोगों को वो पैटर्न्स लगा कि काफ़ी यूनिक हैं, और जो अमीर लोग थे वो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए। उनको लगा कि ये कोई स्टेटस सिंबल है, तो वो अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनवाते थे, उसमें उस फूल के साथ वो लोग अपनी पोर्ट्रेट और अपनी फ़ोटोज़ बनाते थे। तो ट्यूलिप के प्राइसेस डे बाय डे बढ़ने लगे, तो लोगों ने इसको होल्ड करना चालू कर दिया। और जब ये मार्केट में ख़त्म हो गए, जो जो ट्यूलिप्स जितने भी प्रोड्यूस हुए थे वो ख़त्म हो गए, तो लोगों ने इसके फ्यूचर डिलीवरी एक दूसरे को प्रॉमिस करना शुरू कर दिया। तो लोगों को और ट्यूलिप्स चाहिए थे। अब मार्केट में जो ट्यूलिप्स थे वो तो सबने खरीद लिए हैं और होल्ड कर दिए, तो और अगर ट्यूलिप्स चाहिए, क्योंकि प्राइसेस ट्यूलिप के क्या हो रहा था,
डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे, प्राइसेस डे बाय डे ऊपर जा रहे थे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी फूलों की लेना चाहते थे, एडवांस में बुकिंग करना चाहते थे। तो वैसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। फिर जब लोगों ने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, तो एक टाइम के बाद ये बबल जो थी, ये जो प्राइसेस बढ़ रहे थे, ये बबल फट गई, बबल बर्स्ट हो गई, तो प्राइसेस एकदम से गिरने लगे एक्चुअल ट्यूलिप्स के। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लोगों ने एक दूसरे से साइन किए हुए थे, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इनकी वैल्यू भी इनकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई। कई कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, और लोग जो थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद रखे थे, इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए। तो ये बोला जाता है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट फाइनेंशियल बबल थी। इसके बारे में इतना ही अभी जान लेना काफ़ी है। लेट 17th century, Japan Dojima near Osaka, a futures market in rice was developed to protect rice producers from bad weather और warfare। जापान में भी हमने देखा कि एक फ्यूचर्स मार्केट इस्टेब्लिश हो गई, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होने लगी, क्योंकि लोगों को राइस की ज़रूरत होती है, वो एडवांस में डिलीवरी बुक करना चाहते हैं, कुछ लोग सेल करना चाहते हैं राइस को, तो वहाँ पे भी एक फ्यूचर्स मार्केट डेवलप हो गई। फिर 1848, द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वेरियस कमोडिटीज़, कॉफ़ी, टी, कॉटन, इन पे भी हमने देखा कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने 1848 में इनके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को फैसिलिटेट करना चालू कर दिया। यानी सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा था, कोई ये लिस्टेड एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं थे, ये सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे। दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती थी, और शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड जो था वो उनको फैसिलिटेट करने लगा। फिर 1865 में CBOT वेंट अ स्टेप फर्दर एंड लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द US। अब हमने देख लिया यूरोप में डेवलपमेंट हो चुकी है, जापान में डेवलपमेंट हो चुकी है, अब US में CBOT पहले सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा था 1848 तक। 1865 में उसने ये कॉन्ट्रैक्ट्स को, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फिक्स कर दिया, और एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू करवा दी। CBOT में खुद जाके आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते थे, यानी 1865 में। इससे पहले तक CBOT सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा था। फॉरवर्ड और फ्यूचर में यही डिफरेंस है, फॉरवर्ड दो लोग आपस में नेगोशिएट करके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फॉरवर्ड होता है, एक्सचेंज में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स्ड होती हैं, उनका लॉट फिक्स्ड होता है, और दो लोग ट्रांजैक्शन आपस में करते हैं, पर टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी जो एक्सचेंज होता है वो फिक्स करता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बस यही इनमें डिफरेंस है, फॉरवर्ड और फ्यूचर सेम होते हैं। फॉरवर्ड जो हैं फॉरवर्ड्स वो OTC प्रोडक्ट्स हैं, और फ्यूचर्स जो हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड होंगे तो कम कस्टमाइजेबल होते हैं, आपस में दो पार्टी ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर सकती, जो भी टर्म्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होंगी वो एक्सचेंज के द्वारा सेट की होंगी। 1999 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, a spin-off of CBOT, was reorganized to allow futures trading। शिकागो बटर एंड एग बोर्ड जो कि एक स्पिन ऑफ था, स्पिन ऑफ यानी कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी से अलग हो जाती है इसको स्पिन ऑफ बोलते हैं। स्पिन ऑफ होने के बाद जो कंपनी बनी शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, उसने भी अपने अपने जो रूल्स थे और जो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स थे, स्ट्रक्चर था, उसको चेंज करके रीऑर्गेनाइज करके उन्होंने भी अलाउ कर दिया फ्यूचर्स ट्रेडिंग। और बाद में
इनका नाम चेंज हो गया, शिकागो बटर एंड एग बोर्ड का नाम चेंज होके बन गया शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, CME। ये सब सिर्फ एक बार रीड करने वाली इंफॉर्मेशन है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में आपको इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इन 1972 Chicago Mercantile Exchange introduced International Monetary Market IMM, which allowed trading in currency futures। अब करेंसी के फ्यूचर्स भी ट्रेड होने लगे, करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी ट्रेड होने लगे। 1973 Chicago Board Options Exchange became the first marketplace for trading listed options। 1973 में ऑप्शंस ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। 1975 ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होने लगे। टी बिल हो गए आपके गवर्नमेंट इशूड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तरह का ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, तो यूएस गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल होता है। इसमें भी ट्रेडिंग, इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होने लग गए। फिर 1977 टी बॉन्ड, ये 10 साल की मैच्योरिटी होती है बॉन्ड्स की, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आ गए। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उसमें काफ़ी सारी अंडरलाइंग एसेट क्लास आती जा रही। तो पहले कुछ ट्रेडर्स कर रहे थे, कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स में उन्होंने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, धीरे धीरे करके इवॉल्व होते जा रहे हैं। ट्रेजरी बिल में भी आ गया, टी बॉन्ड्स में भी आ गया, करेंसी में भी आ गया, ऑप्शंस भी आ गए। 1982 में CME इंट्रोड्यूस्ड यूरो डॉलर फ्यूचर्स करेंसी में। 1982 कैंसस सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड लॉन्च फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स हमें पता है पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होता है जो कि मार्केट को ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है, उस पे भी फ्यूचर्स आ गए, इंडेक्स पे भी फ्यूचर्स आ गए। आज भी हम देखते हैं निफ्टी, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इनके इंडेक्स फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, लोग इनमें ट्रेडिंग करते हैं। फिर 1983 में CBOE इंट्रोड्यूस ऑप्शन ऑन स्टॉक इंडिसेस विथ S&P 100 एंड S&P 500। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये इनका एवोल्यूशन जो है वो होता गया टाइम के साथ, और अभी तो 2023 है तो ये और भी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। कई नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं जिनमें लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली। ओवर द लास्ट 5 decades derivatives market has seen a phenomenal growth। डेरिवेटिव मार्केट में पिछले 5 डेकेड्स में, यानी पिछले 50 सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। अब इस ग्रोथ के रीजंस हम समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये ग्रोथ क्यों आई है, क्यों हुई है? इसके जो रीज़न हैं वो हैं, पहला रीज़न है इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशंस इन अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अंडरलाइंग एसेट जो है जिसमें लोग डील कर रहे हैं एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है, यानी उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगे हैं। तो क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो ग्लोबली कनेक्ट हो गई हैं और पहले से ज़्यादा प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आ गई है प्रोडक्ट्स के, तो लोग चाहते हैं अपनी पोजीशंस को हेज करना, और लोग अब चाहते हैं कि वो एडवांस में बुकिंग कर लें। कुछ लोग स्पेकुलेशन भी कर रहे हैं मार्केट में। तो क्योंकि प्राइसेस अगर वॉलेटाइल हो गए हैं तो कुछ लोग उसमें बेट भी लगा रहे हैं कि यार इसका प्राइस बढ़ेगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस घटेगा। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से क्या हुआ है, मार्केट में जो एसेट्स हैं वो वॉलेटाइल ज़्यादा हो गई हैं, और इसीलिए
डेरिवेटिव का यूज़ भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आगे जैसे हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो हेजिंग में भी यूज़ होते हैं। और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लोग प्राइस फ्लक्चुएशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं। जिन लोगों को, जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं और कोई रॉ मटेरियल वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो रॉ मटेरियल को वो सस्ते से सस्ते प्राइसेस पे प्रोक्योर कर लें। और अगर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो वो डेरिवेटिव्स के थ्रू, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या ऑप्शंस के थ्रू उसको हेज करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्राइसेस को, और चाहेंगे कि हम एडवांस में ही बुकिंग कर लें। तो ये वॉलेटिलिटी भी एक रीज़न है एसेट क्लासेस में, जो वॉलेटिलिटी आई है कि लोग अब डेरिवेटिव्स में ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं और डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली लिंक हो गए हैं, इंटीग्रेट हो गए हैं। तो लोग ज़्यादा डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अब कर पा रहे हैं, क्योंकि अब आप किसी फॉरेन कमोडिटी पे भी आप डेरिवेटिव्स को, उनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप ट्रेड कर सकते हो। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशंस हैज़ हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कम हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आजकल 20 रुपीज़ पे कैप हो गया है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। कई ब्रोकर्स हैं जो यहाँ तक कि ICICI डायरेक्ट में भी मैं जब ट्रेड करता हूँ तो आपका मैक्सिमम जो वन साइड ब्रोकरेज लगती है वो 20 रुपीज़ होती है। तो लोग इजीली 20 रुपीज़ कोई भी अफोर्ड कर सकता है और लोग इजीली डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले से बहुत एडवांस हो गई है, तो लोग इजीली उसको ट्रेड कर पा रहे हैं। इन्हेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। लोग भी पहले से ज़्यादा होशियार हो गए हैं, लोग पहले से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब लोग चीज़ें सीख गए हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है और उनको रिस्क पे कंट्रोल भी आ गया है। पहले वो लोग रिस्क को नहीं समझते थे। लोग इनिशियली जो ट्रेडिंग करते थे उनको बहुत लॉस हो जाता था, पर लोग आजकल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक दिन में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। फ्रीक्वेंट इनोवेशंस इन डेरिवेटिव मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे ही हमको किसी चीज़ का नया यूज़ समझ आता है तो हम उसको और ज़्यादा, पहले से ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। अगर आपको कोई न्यू एप्लीकेशन पता चल जाए डेरिवेटिव्स की, जैसे आपको पता चलता है इसको हेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्पेकुलेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। एसेट बैक्ड जो लोन्स होते हैं उनको रीपैकेज करके भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाया जाता है। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं, एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, जब नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट किए जाते हैं तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और लोग समझना चाहते हैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लोग एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं। इससे भी ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, और ये भी एक रीज़न है कि ग्लोबली डेरिवेटिव्स मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है। न्यूअर एप्लीकेशंस आ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं।